morning guys, myself अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्याग आईटीआई चैनल। अब तक हम लोग ने इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल चैप्टर स्टार्ट किए। इस चैप्टर में हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर ये तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इन तीनों की चीज़ों के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। वैसे तो जो भी थ्योरी चीज़ें हैं, जैसे हमारी एनर्जी बॉन्ड हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई, टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। बट फिर भी आपको डिफरेंस बताना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस में 7-8 पॉइंट बताएंगे और वहाँ से अगर आप अब तक आप नहीं भी समझोगे तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि बताइए किसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, किसका इलेक्ट्रिकल बॉन्ड कैसा होता है, किसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, किसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। यहाँ से आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर। तीनों चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे एक साथ ही। कंडक्टर कॉमा इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ने जाते हैं, जब किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग करते हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोग के लिए इलेक्ट्रिकल बिल्कुल स्टार्टिंग है। बट अगर आप 12th की फिजिक्स पढ़े हुए हैं तो वहाँ से कुछ बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आगे जब आप लोग मशीन, पावर सिस्टम, वो सारी चीज़ें पढ़े होंगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल नया रहता है। बट अगर आप 10th से या 8th से या आपने 12th नहीं किया है और ITI कर रहे हैं, तब आपके लिए ये जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ही न्यू हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग कभी भी ABCD पढ़ते हैं, फिर कैट मैथ पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उसी तरह जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे आपको RLC मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कंडक्टेंस, ये तीन चीज़ें, और DC सर्किट पे RL और C रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कंडक्टेंस, और AC सर्किट की बात करेंगे तो यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, ये सारी चीज़ें एज अ अल्फ़ाबेट है, एज अ ABCD हैं। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि बार बार सेमी कंडक्टर, बार बार इंसुलेटर, बार बार मतलब बार बार इन एलिमेंट्स का यूज़ होगा। तो आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि ये होते क्या हैं, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनका बॉन्ड कैसा होता है, इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो उधर से हम लोग R पढ़ चुके हैं। आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखा होगा आपने कि R क्या होता है, उसका सिंबल कैसा होता है, यूनिट कैसी होती है, फॉर्मूला कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस तक हम लोग R पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर पढ़ने के बाद इंडक्टर और कैपेसिटर, ये दो चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो इससे आपकी बेसिक नॉलेज हो जाएगी। अब आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब तक आपको टेक्निकल वर्ड्स में प्रॉब्लम तो होंगी। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैरामीटर लिख रहे हैं कि किस पैरामीटर पे हम लोग इसमें डिफरेंस देखेंगे। क्लियर है? पैरामीटर ये हो गया हमारा कंडक्टर, यहाँ पे हो गया हमारा सेमी कंडक्टर, और यहाँ पे हो गया हमारा इंसुलेटर। हो गया। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं पैरामीटर की। तो सबसे पहले आप लोग ने एनर्जी बॉन्ड देखना है, एनर्जी लेवल देखना है। तो आपको पता है कि एनर्जी, फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी लेवल, एनर्जी बॉन्ड देखना है। ठीक है, तो कंडक्टर में आपने देखा था कि जब हम डायग्राम बनाए थे तो उसके बीच में कोई भी फॉरबिडन गैप था ही नहीं। तो जब फॉरबिडन गैप ही नहीं था, देखिए जब हम स्टडी करते हैं तो हम किसी भी आइडियल केस की स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल केस की नहीं करते। इसलिए हम लोग जो भी बातें करेंगे वो आइडियल की ही बात करेंगे। रियल में तो होती हैं
होती हैं तभी तो लॉसेस होते हैं। अगर ना होते तो लॉसेस ही नहीं होता। तो इसलिए कोई भी चीज़ प्योर नहीं हो सकती है, 100% नहीं हो सकती, वो जरूर 99%, 97%, 96% ही होगी। आगे बात सुनने, तो ये क्या हमारा पैरामीटर है जिसमें हम एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा कंडक्टर। क्या इसमें कोई एनर्जी लेवल होता है? अब आप याद करिए कि नहीं, जब ऊपर कंडक्शन बैंड था, नीचे वैलेंसी बैंड था, तो इसके बीच में कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं था और हम देख रहे थे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने जंक्शन को पार करके एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे थे ना। तो इस वजह से कंडक्टर में कोई भी एनर्जी लेवल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नो। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि वहां पर जो फॉरबिडन गैप था वो कितना था। देखिए, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम लोग इंसुलेटर की बात कर रहे थे तो वहां पे वो बिल्कुल भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित नहीं होने देगा। तो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होने देगा उसमें फॉरबिडन गैप ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि वो बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो इंसुलेटर हमारा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंसुलेटर के बीच में फॉरबिडन गैप था। कितने का था? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंसुलेटर में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल, एनर्जी कितने का? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की कड़ी है। मतलब थोड़ा इसमें से थोड़ा इसमें से, दोनों की इसके प्रॉपर्टीज होंगे। तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें है और इसमें है लेकिन कम है। तो कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें भी एनर्जी लेवल है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल, सही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंडक्टिविटी, चालकता। दूसरा हमारा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की मीनिंग आप लोग समझते हैं। कंडक्टिविटी मतलब चालक का वह गुण जो अपने अंदर से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देगा, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में सपोर्ट करेगा, उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है, तभी तो ये ऐसे कंडक्टर बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाई। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी हमारी कंडक्टर की होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? मीडियम। मीडियम। और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी लो, बहुत ही लो भी लिख सकते हैं या फिर नो भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लो कंडक्टिविटी। लो कंडक्टिविटी। आगे बात समझ में। मतलब अगर कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, सेमी कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी मीडियम होगी और इंसुलेटर है तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब आप लोग समझते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो अगर R इक्वल टू रो एल अपॉन में ए लिखेंगे तो रो एल इज इक्वल टू आर ए हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल हो जाएगा। मतलब क्या है? फाइनली रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल, और रो की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रेजिस्टिविटी की बात। अब आप एक बात बताइए कि रेजिस्टेंस होता क्या है? जो धारा के प्रवाह होने में विरोध पैदा करे उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब प्रतिरोध कहते हैं। तो जितना ज़्यादा विरोध होगा उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी लो होगी, है ना। जितना ज़्यादा हम ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही लो हो जाएगी। लेकिन कंडक्टर जो है इसकी रेजिस्टिविटी हमेशा कैसी होती है? हाई होती है। आ रही है बात। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, सॉरी,
क्या होती है, लो होती है। मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा विरोध होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी लो होगी। क्यों? क्योंकि रजिस्टिविटी हाई हो रही है ना, तो रजिस्टिविटी हाई होगी तो कंडक्टिविटी लो होगी। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1 में कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी का 1 में कंडक्टिविटी, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्लियर है? तो कंडक्टर की रजिस्टिविटी कैसी हो गई हमारी, लो हो गई, बहुत ही कम हो गई। इसके बाद अगर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसकी तो मीडियम ही होती है, मीडियम होगी। और इंसुलेटर की बात करते हैं, इंसुलेटर में जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी होगा, इंसुलेटर की अगर बात करेंगे तो जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी होगा वो अपने अंदर से उतना ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा और एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। तो इंसुलेटर की रजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है, हाई रजिस्टिविटी, हाई रजिस्टिविटी होती है। आगे बात समझ में। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रतिरोध का टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करेंगे और इसमें कंडक्टर की बात करते हैं तो इसका क्या होता है, धनात्मक होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट आप लोग आगे पढ़ेंगे, इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, RT = R0 1 + α0 × T। अगर हमें दो कंडक्टर के बीच कंपैरिजन देखना होगा तो RT1 / RT2 = 1 में α0 T 1 + α0 2 × T। तो ये क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। इस पे कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो आगे कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस है तो कंडक्टर है तो उसका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर सेमीकंडक्टर है तो नेगेटिव होगा, और इंसुलेटर है तो भी नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखिए कार्बन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कार्बन कैसा होता है। तो पता है आपको कि कार्बन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, ये हमेशा एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं कि कार्बन क्या है, एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर है तो उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब कि V वोल्टेज बढ़ेगा तो I घटेगा, आरी बात समझने। और अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही हमारा करंट भी बढ़ेगा। आरी बात समझ में। तो ये मतलब होता है। कई सारे एग्जांपल्स दे के पूछता है कि बताइए, इसमें पूछेगा कि कंडक्टर में बताइए कि कैसा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो पॉजिटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आपसे पोर्सिलिन का, ग्लास का, रबर का, सबका टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछेगा और ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव दिया रहेगा, तो आप बता सकते हैं कि वहां से पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसका तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, और इसका इंसुलेटर का भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और पॉजिटिव का मतलब है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। क्लियर है? इसके आगे चलते हैं। हमारा प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, सही है। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव कैसा, तो ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, V = IR होता है। वहां से आपको पता है कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो प्रतिरोध पर ताप के साथ इसमें जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता है। ताप के साथ, ताप मतलब टेम्परेचर, ताप के साथ प्रतिरोध, ताप के साथ प्रतिरोध बढ़ता है।
ठीक है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। इसमें क्या है कि अगर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें तो लगभग दोनों में सेम होता है। अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है तो इसमें ताप के प्रभाव से ताप के प्रभाव से रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध घटता है। देखिए दोनों बातों में फर्क है, एक प्रभाव से घटता है और अगर इंसुलेटर की बात करेंगे तो साथ साथ में घटता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ताप के साथ साथ प्रतिरोध घटता है। सही है, क्लियर है। तो तीन बातें हो गई। एक तो हो गया हमारा प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है, किसका, कंडक्टर का, मतलब R प्रोपोर्शनल टू T होता है। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो ताप के प्रभाव से प्रतिरोध घटता है, ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा बहुत। और अगर इंसुलेटर की बात करेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा रोल इन्हीं का है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर तीनों को डिवाइड करने में सबसे ज्यादा रोल किसका है, फ्री इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं, तभी तो इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, बहुत अधिक होते हैं। इसमें कंडक्टिविटी इसकी कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मीडियम होंगे, मतलब कि मध्यम होंगे, ज्यादा नहीं होते हैं। और इंसुलेटर है तो इसमें तो होंगे ही नहीं, तो या तो हम नो लिखें या फिर हम लेस लिखें। तो अगर हम चूंकि आइडियल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग मीडियम लिख देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा, लगभग ना के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर कंडक्टर की बात करें तो इसमें क्या हो गया, हमारा तांबा हो गया, यहाँ पे हम सिल्वर लिख सकते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बहुत सारे मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ भी लिख दीजिए। लेकिन एग्जाम्पल आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। एल्यूमिनियम हो गया। अगर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल में जर्मन सिल्वर हो गया, जर्मन सिल्वर, नाइक्रोम और क्या पढ़ा था आपने, जर्मन सिल्वर हो गया, नाइक्रोम हो गया और जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका रोल बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि सिलिकॉन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की उपलब्धता है, इसलिए सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल भी रहता है, इसलिए हम और भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर में क्या हो गया हमारा, रबर हो गया, रबर, पोर्सिलीन, एस्बेस्टस, ग्लास हो गया। इन सारी चीजों का हम लोग यूज करते हैं, ETC। अब देखिए एक हमारा लास्ट पैरामीटर बचा हुआ है, इस यूज कहाँ पे करते हैं, ये तो आपने एग्जाम्पल पढ़ा, अब आपको पढ़ना है यूज, मतलब कहाँ पे हम कंडक्टर का प्रयोग करेंगे, कहाँ इंसुलेटर का और कहाँ सेमीकंडक्टर का। तो कंडक्टर की बात करें तो इसका यूज होता है तार में, वायर्स, केबल,
केबल्स, ईटीसी। हर जगह तो कंडक्टर ही हम यूज कर रहे हैं, ईटीसी। अगर इसकी बात करें हम से इंसुलेटर की, तो इसका यूज होगा मशीन में हमेशा यूज किया जाता है, क्योंकि हमें वहां पे क्या बनाता है, इंसुलेटर बनाना होता है, या तो डिस्क बनानी होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्क हो गया और कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर में हमेशा माइका से इंसुलेटेड किया जाता है, और माइका आता है किसमें, इसमें आता है इंसुलेटर में। यहाँ पे हम लोग माइका भी लिख सकते हैं, आता है किसमें, माइका, इंसुलेटर में आता है। इसके बाद हो गया हमारा सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर का यूज क्या है, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। डायोड बनाने में ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ETC, ज्यादातर इसका यूज कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में। अब आज आपका टॉपिक ये फिनिश होता है, जिसमें हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इन तीनों चीजों को पढ़ा। आप अब तक कुछ समझे हो चाहे ना समझे हो, लेकिन आपको डायग्राम पता होना जरूरी है, क्योंकि वो आपसे पूछेगा और यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम्पल उठा के पूछेगा कि बताइए टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, रेजिस्टिविटी कैसी होती है, कंडक्टिविटी कैसी होती है। 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि बताइए कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सेमी कंडक्टर है, किसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, किसमें कम होते हैं, किसका एनर्जी लेवल कितना होता है, फॉरबिडन गैप कितना होता है। तो इन सारी चीजों को आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद आप लोग इसको पढ़ने के बाद जो मैंने डायग्राम बनाया था एनर्जी लेवल का, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, बस उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और भी इलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड केबल्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। इस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, उसके आगे अब हम लोग ये मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़े हैं। इसके बाद अब हम लोग केबल पढ़ेंगे कि केबल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, यूज कहाँ करते हैं, कितने केवी का कितना केबल हम लोग कैसे यूज करते हैं। क्लियर है? तो थैंक यू।